अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस। वीडियो के थंबनेल से आप ऑलरेडी गेस कर चुके होंगे कि इस वीडियो के अंदर हम इस चीज़ पे बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान की जानिब से फ्यूचर के अंदर मीटियोर मिसाइल या मीटियोर क्लास की कैपेबिलिटी हासिल की जा सकती है या नहीं। इसका एक काफ़ी इंटरेस्टिंग रूट है जो कि टर्किश कान प्रोजेक्ट से होकर निकलता है। तो आई थॉट दिस वाज एन इंटरेस्टिंग डिस्कशन। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट। तो इससे पहले कि इस तमाम चीज़ पे हम बात करें, पहले ये चीज़ हम डिस्कस कर सकते हैं कि मीटियोर मिसाइल अलग क्यों है या एक डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ की क्यों कंसिडर की जाती है। क्योंकि सिर्फ रेंज का सवाल जो है इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता है, बहुत से दीगर फैक्टर्स भी हैं जो कि इसके अंदर प्ले करते हैं। तो अगर आप किसी कन्वेंशनल बीवीआर मिसाइल के बारे में बात करें, जैसे AMRAAM हो गया, PL-15E मिसाइल है, R-77 मिसाइल हैं, जब वो फायर होते हैं तो पहले कुछ सेकेंड्स के अंदर अपना सारा फ्यूल बर्न कर लेते हैं और फिर वो एसेंशली ग्लाइड करते रहते हैं। इसके अंदर जो है डुअल पल्स और मल्टी पल्स का भी कॉन्सेप्ट है जिस पे हम आगे चल के बात करते हैं। लेकिन एसेंशली ये चीज़ हो रही होती है कि मिसाइल की जानिब से कुछ लम्हात के लिए या एक स्पेसिफिक विंडो के अंदर जो है अपनी तमाम एनर्जी प्रोड्यूस कर दी जाती है और उसके बाद जो है वो ग्लाइड के थ्रू जो है एनिमी तक रीच करने की कोशिश कर रहा होता है। मीटियोर मिसाइल जो है इस प्रॉब्लम को फंडामेंटली सॉल्व करता है। ये रैमजेट इंजन यूज़ करता है जो कि लगातार बर्न कर सकता है, यानी पूरी फ्लाइट के अंदर जो है शुरुआत से लेके टर्मिनल फेज तक जो है ये कंटिन्यूसली बर्न कर सकता है। मतलब कि वो जो मार्क 4 की स्पीड मेंटेन की जाती है, जब तक वो टारगेट तक नहीं पहुंचती है वो लगातार उस स्पीड को मेंटेन कर सकता है। पायलट की जानिब से कोई भी मैन्यूवर किया जाए तो मिसाइल के अंदर इतनी एनर्जी होती है कि वो फिर भी इंटरसेप्ट कंप्लीट कर सकता है। इसी वजह से मीटियोर मिसाइल की जो नो एस्केप जोन की जो मार्केटिंग है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट की जाती है। आमतौर पे ऐसा कंसिडर किया जाता है कि मीटियोर मिसाइल के पास जो है वो तकरीबन 100 किलोमीटर से ज़्यादा की नो एस्केप जोन की बाउंड्री मौजूद है। अब जैसे मैंने पहले बताया कि पाकिस्तान के पास भी PL-15E जैसे मिसाइल मौजूद हैं जो कि एक्सीलेंट मिसाइल हैं। मीटियोर से भी बेहतर रेंज इसके अंदर मौजूद है। कुछ सिनारियोज के अंदर जो है ये बहुत ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकता है। कुछ सेंसर्स के हवाले से भी ये बेहतर परफॉर्म कर सकता है और इसके अंदर डुअल पल्स मोटर है जो कि कन्वेंशनल एनर्जी के मुकाबले में बेहतर एनर्जी मेंटेन कर सकता है। लेकिन ऑब्वियसली रामजेट के अंदर और डुअल पल्स में जो है वो फ़र्क आ जाता है। एक सिस्टम जो है वो कंटिन्यूसली लगातार बर्न कर रहा होता है, दूसरा जो है सिर्फ 2 बार बर्न कर सकता है। तो ये गैप जो है यकीनन मैटर करता है। पाकिस्तान को इस टेक्नोलॉजिकल गैप को ज़रूर पूरा करना चाहिए। अब क्या पाकिस्तान जो है डायरेक्टली मीटियोर मिसाइल हासिल कर सकता है? तो इसका सीधा जवाब है नहीं, और इफेक्टिवली इसकी ज़ीरो पॉसिबिलिटी है। मीटियोर मिसाइल जो है 6 नेशन जो कि यूरोपियन कंसोर्शियम है उसका प्रोडक्ट है। इसके अंदर जर्मनी, यूके, फ्रांस, इटली, स्पेन और स्वीडन, ये तमाम के तमाम जो है कंसोर्शियम के तहत इन्वॉल्व हैं। इस मिसाइल की अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं तो पूरे के पूरे कंसोर्शियम की आपको अप्रूवल चाहिए होगी। प्रैक्टिकली किसी एक मेंबर का भी अगर वीटो हो जाता है तो वो मिसाइल जो है फिर आपको नहीं हासिल होने वाला है। और इसके अंदर शायद फिर फ्रांस जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट या डिसाइसिव रोल प्ले कर सकता है। जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया की जानिब से रफाल फायर जेट हासिल किए जा चुके हैं जो कि मीटियोर मिसाइल जो है कैरी करते हैं। वी ऑल्सो नो कि पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से जो है रफाल फायर जेट जो है गिराए जा चुके हैं। तो फ्रांस की जानिब से पाकिस्तान को मीटियोर मिसाइल देने की बात जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगती है और इस हवाले से जो है फिर ये तमाम चीज़ और ज़्यादा मुश्किल होती हुई नज़र आ रही होती है। और इसके अलावा फिर दीगर फैक्टर्स भी आ जाते हैं, बट ओवरऑल जो है पाकिस्तान की डायरेक्टली मीटियोर मिसाइल हासिल करने की कोशिश जो है वो बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल लगती है। अब यहाँ पे जो है पाकिस्तान की जानिब से एक ऑल्टरनेट अप्रोच हासिल की जा सकती है। नाउ आई वुड लाइक टू मेंशन कि एक और रूट है जो कि पाकिस्तान की जानिब से हासिल किया जा सकता है, वो PL-21 मिसाइल के साथ है जो कि चाइना की जानिब से तैयार किया जा रहा है और होपफुली फ्यूचर के अंदर जो है वो मिसाइल भी पाकिस्तान की जानिब से एक्वायर किया जाएगा। बट अभी के लिए जिस पाथवे पे या जिस चीज़ पे हम बात करेंगे वो रास्ता जो है टर्की के थ्रू गुजरता है। नाउ अक्टूबर 2025 के अंदर जो है टर्की की जानिब से 20 यूरोफाइटर टाइफून का ऑर्डर दिया गया है। BEA सिस्टम्स की जानिब से जुलाई 2026 में इस चीज़ की कंफर्मेशन आ चुकी है कि उनकी प्रोडक्शन शुरू हो चुकी है। इनकी डिलीवरीज मोस्ट लाइकली 2030 तक जो है टर्की को डिलीवर कर दी जाएगी और इस डील के अंदर जो है मीटियोर मिसाइल भी इंक्लूडेड है, यानी टर्की की जानिब से मीटियोर मिसाइल जो है वो हासिल किया जा रहा है। लेकिन ये मिसाइल जो है अभी टाइफून पे इस्तेमाल किया जाएगा, कान फायर प्लेटफॉर्म पे नहीं इस्तेमाल किया जाएगा। जहाँ तक कान की बात रही तो कान के लिए टर्की ने डिलिबरेटली इंडिजिनस रूट चूज़ किया हुआ है क्योंकि टर्की ये नहीं चाहता कि कान की एक्सपोर्ट जो है वो यूरोपियन कंसोर्शियम की अप्रूवल पर डिपेंडेंट हो। इसलिए टर्की के पास एक्चुअली जो अलग रैमजेट का BVR मिसाइल प्रोग्राम है
वही चीज़ जो है फिर इसके अंदर इम्प्लीमेंट किए जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस मौजूद हैं। जो प्रोग्राम जिस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ उस प्रोग्राम को जो है गोखान के नाम से जाना जाता है। ट्यूबिटैक सेज की जानिब से जो है ये प्रोग्राम इस पे काम किया जा रहा है। एक लिक्विड फ्यूल रामजेट मिसाइल जो कि मई 2021 के अंदर इस हवाले से जो है इंफॉर्मेशन रिलीज़ की गई थी। इसके विंड टनल्स के ट्रायल्स जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं। F-16 के टेस्ट बेड पे जो है इसके फ्लाई ट्रायल्स लेट 2026 के अंदर अभी तक स्केड्यूल हैं। इसकी रेंज जो है वो 100 किलोमीटर प्लस तक की जो है वो एस्टिमेट की जा रही है और ये मिसाइल जो है मीटियो मिसाइल के क्लोजेस्ट का इक्विवेलेंट है जो कि पाकिस्तान के पास नियर फ्यूचर के अंदर हासिल किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ एक और मिसाइल है जो कि टर्की की जानिब से डेवलप किया जा रहा है। कोकबारा के नाम से एक मिसाइल है जो कि रॉकेटसान की जानिब से डेवलप किया जा रहा है। एक सॉलिड फ्यूल का रामजेट मिसाइल जिसके अंदर एसलसान का एसा सीकर मौजूद है और रॉकेटसान की जानिब से जो है ये डेवलप किया जा रहा है। मोस्ट लाइकली जो है ये कान के इंटरनल वेपन्स बे के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा और इसकी एक्सपेक्टेड रेंज जो है वो 185 किलोमीटर प्लस तक जो है एक्सपेक्ट की जा रही है। तो इफ़ेक्टिवली कान पे जो है मीटियर मिसाइल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, लेकिन गोखान और गोकबारा जैसे मिसाइल जो है उनका इस्तेमाल किया जाएगा और ये पाकिस्तान के लिए एक्चुअली बेहतर न्यूज़ हो सकती है क्योंकि टर्किश इंडिजिनस मिसाइल जो हैं वो ITAR फ्री होंगे। कोई यूरोपियन कंसोर्शियम का वीटो जो है इसके अंदर शामिल नहीं हो सकता। टर्की की सप्लाई चेन जो है वो उसको कंट्रोल करेगी और अब चूँकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान, टर्की और सऊदी अरेबिया के दरमियान में एक डिफेंस पैक्ट साइन हो चुका है, तो मुमकिना तौर पे इसके पाकिस्तान में शमूलियत के चांसेस जो हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब हम पाकिस्तान की अगर रियलिस्टिक पाथवेज को कंसिडर करें कि पाकिस्तान किस तरह से इनको हासिल कर सकता है, पहला पाथवे जो है वो कान के ज़रिए ही होता हुआ नज़र आ रहा है। जब पाकिस्तान की जानिब से कान फायर जेट एक्वायर किया जाएगा, जो कि जैसे मैंने बताया कि मक्का डिफेंस एग्रीमेंट के बाद जो है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं और ऑब्वियसली इसमें शायद सऊदी फाइनेंसिंग का भी थोड़ा सा रोल प्ले हो, तो इस तमाम पैकेज के अंदर जो है गोकबारा और गोखान मिसाइल जो हैं वो मुमकिना तौर पे शामिल हो सकते हैं। टर्की के इंडिजिनस वेपन्स ऑब्वियसली मीटियर मिसाइल तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान कान के साथ जो है ऑटोमेटिकली मीटियर क्लास की सस्टेन्ड एनर्जी BVR कैपेबिलिटी हासिल कर सकता है और ये टाइमलाइन जो है फिर 2031 से 2035 के दरमियान में हम कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा पाथवे जो है वो गोकबारा GF-17 थंडर पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं या फ्यूचर के अंदर जो है पॉसिबली PFX के अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। गोकबारा का जो डायमीटर है वो 180 मिलीमीटर के करीब एस्टिमेटेड है, जो कि PL-15E मिसाइल से जो है कंपेरेबल कहा जा सकता है। PFX के अंदर जैसे हम जानते हैं कि ओपन आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया जाएगा, तो इट्स पॉसिबल कि आइदर GF-17 थंडर ब्लॉक 3 या PFX के अंदर जो है इसकी इंटीग्रेशन के हवाले से कुछ चीज़ों को एड्रेस किया जाए। अगेन मक्का डिफेंस एग्रीमेंट के बाद जो है इन मिसाइल्स की पाकिस्तान में शमूलियत वो ज़्यादा बढ़ जाती है और ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी का आस्पेक्ट भी इसमें बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। लेकिन अगेन ये चीज़ जो है 2030 से पहले पहले नज़र होती हुई नज़र नहीं आ रही। लेकिन मक्का डिफेंस एग्रीमेंट को इसमें मेंशन करना ज़रूरी है। होपफुली फ्यूचर के अंदर जो है इस पे हम डिटेल वीडियो भी करेंगे। लेकिन मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट का टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र क्लॉज जो है फॉर्मली अनेबल करता है कि पाकिस्तान टर्की मिसाइल कोऑपरेशन को आगे और बढ़ाया जाए। गोखान और गोकबारा पे जो है डिस्कशन इट्स पॉसिबल कि पहले से हो चुकी है, लेकिन अब एक फॉर्मल ट्रायलैटरल फ्रेमवर्क के अंदर जो है ये तमाम चीज़ों को ऑपरेट किया जा रहा है। इस डिफेंस एग्रीमेंट के बाद जो है ये कन्वर्सेशन ज़्यादा कॉन्क्रीट और ज़्यादा फंडेबल हो सकती है सऊदी अरब की फाइनेंशियल बैकिंग के साथ। तो आप इसको एक ऐसा मिसिंग पीस कह सकते हैं जो कि पाकिस्तान टर्की की मिसाइल कोऑपरेशन में या दीगर डिफेंस टेक्नोलॉजी के कोऑपरेशन के अंदर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो टू सम इट अप, मीटियर मिसाइल को डायरेक्टली पाकिस्तान को हासिल करना इसकी बहुत कम प्रोबेबिलिटी जो है वो एसोसिएट की जा सकती है, क्योंकि फ्रांस की जानिब से जो है इसको वीटो किया जा सकता है या उन 6 ममालिक के कंसोर्शियम में से किसी की जानिब से भी इस हवाले से वीटो किया जा सकता है। लेकिन मीटियर क्लास की कैपेबिलिटी जो है वो रियलिस्टिक है और एक्चुअली जो है इसके मल्टीपल पाथवेज हैं जो कि पाकिस्तान की जानिब से असेस किए जा सकते हैं। गोकबारा या गोहान जैसे मिसाइल जो है लाइकली कान फायर जेट के अंदर 2031 से 2035 के अंदर इस्तेमाल किए जा रहे होंगे। इस चीज़ के बहुत ब्राइट चांसेस हैं कि पाकिस्तान की जानिब से भी कान फायर जेट को फ्यूचर के अंदर इस्तेमाल किया जाने वाला है। और मक्का डिफेंस एग्रीमेंट के बाद जो है इट्स पॉसिबल कि सऊदी अरब की जानिब से कान फायर जेट जो है ज़्यादा नंबर्स में हासिल किए जाएँ। ज़्यादा नंबर्स में हासिल किए जाने का मतलब है कि इसकी यूनिट पर कॉस्ट जो है वो और ज़्यादा कम हो सकती है और उसके नतीजे में पाकिस्तान को जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। और एक और ऑनेस्ट पर्सपेक्टिव ये कि गोखान या गोकबारा जो है मीटियोर से बेहतर ऑप्शन पाकिस्तान के लिए हो सकते हैं, सिंपली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ये ITAR फ्री होने वाले हैं
हैं इसमें टर्की का कंट्रोल होने वाला है। मक्का डिफेंस एग्रीमेंट के थ्रू जो को प्रोडक्शन के आस्पेक्ट हैं या जो क्लॉज हैं उसमें कोई यूरोपियन पॉलिटिक या कोई दूसरा मुल्क जो है इसके अंदर मुदाखलत नहीं कर सकता है। अगर मीटियो मिसाइल पाकिस्तान को मिलता भी है तो फ्रेंच सप्लाई चेन में या यूरोपियन सप्लाई चेन पे डिपेंडेंट होगा। उनके साथ जियोपॉलिटिकल टेंशंस अगर किसी किस्म की मेंटेन होती हैं तो उसके नतीजे में आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो फिर ये इंडिजिनस टर्किश इक्विवेलेंट जो है ये मक्का डिफेंस एग्रीमेंट के फ्रेमवर्क के तहत पाकिस्तान के लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो सकता है। लेट मी नो आपके सवाल से क्या ख्यालात हैं, लेट मी नो इन द कमेंट्स। तब तक के लिए पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस आउट। गुड बाय।